हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्सपेडिया वेयर वी फाइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट अवर 11th फिजिक्स। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं फ्रॉम द क्लास +1 और यहाँ हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और आज हम ये पढ़ेंगे कि सैटेलाइट जो है वो किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं। यानी बेसिक अगर कॉन्सेप्ट किया जाए कि सैटेलाइट जो है हम किस तरह से किस वेलोसिटी के साथ फेंकें कि वो जाके ऑर्बिट में सेट हो जाए। सैटेलाइट जो है हम किस टाइम पीरियड यानी उसका टाइम पीरियड किस तरह से सेट करें जिसकी वजह से वो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को एक रिवॉल्व कर दें, यानी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सैटेलाइट। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हमारा जो कह सकते हैं अगर हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पार्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, हमें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है एस्ट्रोफिजिक्स क्या है। एस्ट्रोफिजिक्स एक तरह से कहती है यूनिक सी एक इंटरेस्टिंग सी साइंस है जो कि हमें स्पेस के बारे में द ह्यूमन इज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट द स्पेस में होता क्या है। तो वहाँ की नॉलेज को पता करने के लिए वहाँ क्या हो रहा है किस तरह वहाँ की नॉलेज को गेन करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट एक्चुअली हमने हमेशा सुना है कि मून इज अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब एक्चुअली सैटेलाइट है क्या और ये किस तरह से हम बात करें। जैसे बेटा अगर हम बात करें कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर अपने एक रास्ते में रिवॉल्व करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई भी सैटेलाइट है तो पहली बात अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस के अंदर भेजते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया मीन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही क्यों फिट हो जाता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन की थ्योरी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, बोर्ड की थ्योरी पढ़ी है ना, तो वहां पर है। उसी तरह से हम ये देखेंगे कि एक्चुअली द बेसिक फंडा बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, किस तरह से हम सैटेलाइट को क्या है लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैटेलाइट क्या है बेटा, सैटेलाइट एक तरह का क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, एक तरह की बॉडी है जो कि रिवॉल्व करती है, बॉडी विच रिवॉल्व्स, किसके रिवॉल्व करती है, विच रिवॉल्व्स अराउंड ए हेवनली बॉडी, अराउंड अ हेवनली या हैवी बॉडी, यानी अपने वेट से ज्यादा अगर कोई भी हेवनली का मतलब बहुत ज्यादा वेट है एज कंपेयर टू, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, सैटेलाइट। सिंपल डेफिनेशन है सैटेलाइट की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने से ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट कितने टाइप के हो सकते हैं, तो बच्चे सैटेलाइट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक है जो हमें नेचर ने दिया है दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज मेड मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। अभी मैंने जब कहा कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी मून क्या है हमारे अर्थ का, अगर मून चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, अगर बॉडी का मास जिस बॉडी के चारों तरफ वो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में या ऑर्बिट में, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वो क्या कहलाएगा, उसका सैटेलाइट है। तो मून का जो मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है, तो वो क्या है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं जो आज तक, जिसकी वजह से हम पॉसिबल है कि आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, आज बारिश होगी, आज कुछ भी हो सकता है, मीन्स आंधी आएगी, कहाँ किस एरिया में क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी अभी न्यूज आपने देखे कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या हो रहा है कि कितने सैनिक अंदर आ गए। तो आप ये कह सकते हो कि कितनी सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबल हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, यानी हमारे जो साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है उसके बिहाफ पे, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी कोई भी चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दूसरा क्या है, मैन मेड सैटेलाइट, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहा जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं ताकि हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा सा बेस भी लेते हैं। सबसे पहला मैन मेड सैटेलाइट तो बच्चे वो किसने बताया था, जैसे आपको पता है दैट इज रशिया। रशिया ने सबसे पहला मैन मेड, अगर हम यहाँ पर बात करें सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट की बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूंगी मैं आपको। तो रशिया ने सबसे पहले अपना
सैटेलाइट यूज किया था, लॉन्च किया था। ये लॉन्च करना मीन्स अर्थ के सरफेस। तो वो हमारा जो सैटेलाइट था बच्चे, वो 1957 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये इसका नाम क्या था, जो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट थे दैट इज स्पुतनिक। स्पुतनिक नाम था फर्स्ट सैटेलाइट का, जो कि स्पेस के अंदर भेजा गया। और कौन सी कंट्री ने भेजा, दैट इज रशिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि हमारे इंडिया भी किसी भी फील्ड में कम नहीं है। तो वहां पर हमारे इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया बाय द इंडिया, दैट इज 1975, यानी अप्रैल 1975 में। आई थिंक 14 अप्रैल 1975 है। उस ईयर यानी उस दिन हमारे इंडिया ने भी अंतरिक्ष में अपना पाव रखा। दैट इज वो एक ड्रामेटिक लाइन लग रही है, बट यहाँ ये वो डेट थी जब जिस टाइम हमारे जो है इंडिया ने सबसे पहला अपना लॉन्च किया सैटेलाइट, और उसका नाम जैसे आपको सबको पता है दैट इज आर्यभट्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसके अलावा तो हमारे जो है, ये तो हमारे लिए कह सकते हो फर्स्ट फेज था जब हमने सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है वो स्पेस के अंदर भेजा। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है, जैसे इनसेट है, इनसेट IB है, IA है, ठीक है। और इसके बाद है इनसेट IB है। बहुत सारे ये तो नॉर्मल इनसेट कह सकते हैं ना। बहुत सारे हमारे पास और भी है जो लॉन्च किए गए हैं। रिसेंटली जो है कोशिश की गई थी कि जो मार्स पे भेजा जाए, चंद्रयान 2 के नाम से, तो फॉर्म ऑफ कह सकते हो सैटेलाइट के फॉर्म में भेजा गया था। तो ये सारी कुछ बेसिकली सैटेलाइट क्या है, एक कह सकते हो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने प्लेनेट की साथ के साथ दूसरे प्लेनेट की भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कि हम किसी भी सैटेलाइट को किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं, यानी हाउ वी लॉन्च ए सैटेलाइट। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि क्या पढ़ा था, मैंने एस्केप वेलोसिटी पढ़ी थी, राइट बेटा। एस्केप वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था, एस्केप वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि ऐसी वेलोसिटी है कि अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और वो उसके ग्रेविटेशन पुल को पार करते हुए बाहर चला जाए, तो उसको समझाते टाइम मैंने एक वेलोसिटी ऐसी बताई थी कि जहां पर ऑब्जेक्ट एक ऑर्बिट में सेट हो जाता है। दोबारा से कर लेते हैं कि हमारे पास देखिए अर्थ है, यहां पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर खड़े हमारे ऑब्जेक्ट को क्या है प्रोजेक्टेड करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इसका मतलब मान लीजिए अगर मैंने उसको सीधा प्रोजेक्ट किया तो ये क्या करता है, हल्का सा वर्टिकल मोशन आएगा, यहाँ पे गिरेगी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे। अब ये चीज देखिए हमने वर्टिकल भेजा था, उसके दो कंपोनेंट हैं, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट उसको थोड़ा सा हल्का सा क्या करता है, थोड़ा सा आगे u cos थीटा, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब मान लीजिए और वेलोसिटी इंक्रीज कर देते तो ये क्या करेगा, और डिस्टेंस पे फिर और ज्यादा इंक्रीज कर दे तो देखिए कि अर्थ इसको खींचेंगे तो ये इस साइड एक वेलोसिटी ऐसे आएगी जिसके बाद अर्थ के ऊपर ना गिर के ये क्या करेगा, अपना एक सर्कुलर पाथ इस तरह से अपने आप को ये सर्कुलर मोशन में करना शुरू कर देगा। ये इसका ऑर्बिट है। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूअस, देखिए जैसे जैसे अर्थ का कर्वेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो है हमारी ये प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इसका ट्रेजेक्ट्री है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन भी अच्छे से किया है, तो यहाँ पर क्या उसी तरह से इसकी ट्रेजेक्ट्री भी ऐसे क्या ऐसा कर रही है। अब हम देखिए अगर इससे ज्यादा अगर और वेलोसिटी से फेंकें तो उसके बाद क्या है, इसके बाद ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट मान लीजिए और वेलोसिटी से किया तो ये सर्कल फॉर्म ना करके ये क्या करेगा, इलिप्टिकल ऑर्डर को फॉर्म करेगा। अब सर्कुलर इलिप्टिकल में क्या है बेटा, सर्कल में अगर आप बात कीजिए ये सर्कुलर मोशन है और ये हमारे पास क्या है, ये इलिप्टिकल, ये सर्कुलर आप कह सकते फिगर है और ये है इलिप्टिकल। देखिए हमें साइड में से थोड़ा सा क्या पिचका हुआ है ना, यानी उभरा हुआ है और बीच में से क्या थोड़ा सा पिचका, तो ये जो शेप है बच्चे ये है इलिप्टिकल और ये शेप हमारी क्या है, दैट इज सर्कुलर। अगर सर्कुलर की हम मैथमेटिकल टर्म से करें, ज्योमेट्रिकल वे से करें, तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। x एक्सिस और y एक्सिस का दोनों को मिलाकर करें तो यानी इक्वल है दोनों के दोनों। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारे पास होगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन आती है मैथमेटिक्स में आपने ज्योमेट्री में किया होगा, ये जो इक्वेशन आती है वो इलिप्स की है, यानी इलिप्स एक ऐसी शेप है जहां पर आपके जो बीच में है वो हल्का सा
कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है और साइड में क्या है, ब्लर फॉर्म में, यानी उभरे हुए शेप में होता है। तो अभी जैसे केपलर का लॉ भी हम करेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि सभी की सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर ही हमें सर्कुलर मोशन मिल रहा है, यानी वो ऑर्बिट में फिक्स हो रहा है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप और वेलोसिटी से देखते हैं तो इससे वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कर दूं, यहाँ पे कर देते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो उस केस में ये वेलोसिटी क्या करेगी, ये क्या करेगी, अर्थ से बाहर, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। क्यों हुआ, ये हमने ग्रेविटेशन पुल से बाहर चली गई है, तो ये ऐसी वेलोसिटी है जो कि एस्केप हो गई है, भाग गई है, किससे, ग्रेविटेशन फील्ड से, तो वहां पर ये जो है एस्केप स्पीड हो जाएगी। चलिए, ये हमने अच्छे से बात की गई है, अगर आपको ये समझ में आया तो आप दोबारा से भी इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि हमारे पास वो वेलोसिटी जहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स हो जाए, वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, देखिए बच्चे, जब हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर जगह पर तो घूमेगा। जगह का मतलब क्या है कि अगर अर्थ के लिए मान लीजिए हमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो कि अर्थ, हमारी इंडिया की जो लोकेशन है, जैसे इंडिया की लोकेशन के ऊपर ही रहे, ठीक है, और जैसे जैसे अर्थ भी रिवॉल्व हो रही है, अर्थ देखो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व हो रही है और साथ के साथ जो है वो क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व हो रही है। तो हमें क्या करना है कि हमारी अर्थ जो रिवॉल्व हो रही है उसके साथ साथ ही हमारा जो सैटेलाइट है वो भी रिवॉल्व, यानी हमें एक पर्टिकुलर जगह तो बतानी पड़ेगी, जगह दैट मीन्स ऑर्बिट। तो वहां पर किसी भी सैटेलाइट को, यानी इन सभी इंफॉर्मेशन को जब हम गैदर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सेट करने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे नाम लिखा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट को किसमें, ऑर्बिट में फिक्स कर दे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर आई थिंक आपको सर्कुलर और ऑर्बिटल, यानी इसके अंदर वो सर्कुलर, उसके बाद वो क्या है, एलिप्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। यानी अगर इसको हम निकालेंगे तो ये 8 के अराउंड कुछ आएगी, ये चीज भी हम निकालेंगे। आज हम निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कोई सैटेलाइट जो है वो कितना उसका टाइम पीरियड लेता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको जब आप कह सकते हो अच्छे तरीके से लिंक वे से करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल स्पीड कह सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड क्या है, हमारे पास जो है अर्थ, ठीक है, अर्थ के पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ये ऑर्बिट, अगर हम बात करें ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में हमें इसको क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। तो ये अर्थ की रेडियस होगी r और एक पर्टिकुलर h हाइट के ऊपर हम उस ऑर्बिट पर, ठीक है। अब सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, तो पर्टिकुलर h होगी, तो टोटल कितनी होगी बच्चे, दैट इज r प्लस h। मान लीजिए मास का जो है अर्थ का मास m है और जो सैटेलाइट जो घूम रहा है वो क्या है, उसका मास है स्मॉल है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है तो पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है, यानी ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर मान लीजिए ये यहीं से कहीं लिंक छूट जाता है या यहाँ से अगर ग्रेविटेशन पुल खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा जाएगा ना। ये हम सर्कुलर के केस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इसके बाद देखिए बेटा, हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि ऐसी वेलोसिटी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को किस में कर दे, ऑर्बिट में फिक्स कर दे, ठीक है। तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, और अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखना चाहे, इट इज दैट वेलोसिटी, चलिए लिख लीजिए, इट इज दैट वेलोसिटी व्हिच प्रोजेक्टेड ए सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, नॉट अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे कि कैसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, सेम हमारा जो बेस है, पहले हमने जो पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन वाला, वही हमारे पास बेस है। कोई नई चीज हम यहाँ से निकालने नहीं है। यहाँ पर हमें चीजों को क्या करना है, एक चीज को, एक लिंक को दूसरे लिंक से लिंक अप करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में, सर्कुलर मोशन में,
तो सर्कुलर मोशन में होने की वजह से हमारे पास एक फोर्स आता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर की साइड रहने के लिए हमेशा बाउंड करके रखता है। दैट इज कौन सा फोर्स था? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या है, सर्कल में है तो इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है? Fc। मैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से अंदर की साइड, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको नहीं दिखा रही, ये है डायरेक्शन में, यानी हमेशा सेंटर की साइड जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है। अब देखिए एक फोर्स हमारा लग रहा है सेंटर की साइड, तो ये अगर हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा mv²/r। या ना हमने जब फोर्स की बात की थी तो ऐसा रिलेशन होता है v²/r, और फोर्स कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू पुट कर दी। तो एक फोर्स लग रहा है हमारा जो सेंटर की साइड, यानी जो सैटेलाइट घूम रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो बियर कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ जो है इसको कई बार क्या है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उतना सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, न्यूटन ने हमें ये बताया कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब एक फोर्स हमारा क्या लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में बच्चे हमने पढ़ा हुआ है दैट इज Gm मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास सैटेलाइट का डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब बच्चे इसमें देखिए mv²/r और ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस कंसर्न में अगर देखिए, अगर मैं यहाँ इसको r प्लस h, यानी टोटल डिस्टेंस क्या है r प्लस h ना, यानी यहाँ हमारा r किसके बराबर हो गया, mv² डिवाइडेड बाय r प्लस h, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमारे पास क्या है, Gmm अपॉन में, इसको भी कर लेते हैं दैट इज Gmm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, क्लियर। यानी इस सैटेलाइट जो इसके अंदर रिवॉल्व हो रहा है उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से वो क्या करता है, वो सर्कल के अंदर घूमता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वो क्या करता है, वो चक्कर लगाता है। देखिए बच्चा, ये आपने हमेशा सुना होगा कि अगर कोई भी चीज कहीं भी स्टेशनरी है तो उसके ऊपर लगने वाले स्टेशनरी या मोशन में, कॉन्टिन्यूस मोशन में, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये कहा गया था ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स, एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स ना। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी मोशन में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो तरह के फोर्स लग रहे हैं सैटेलाइट पे, और इसी वजह से वो एक बाउंडेड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके देखिए ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mv², तो ये ऑर्बिट के लिए है तो m नोट कर देते हैं, r प्लस h इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, m को m से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी, v0² इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आएगा Gm अपॉन में r प्लस h, ये आएगी v की वैल्यू, ठीक है। और हम लिख सकते हैं v0 स्क्वायर किया ना बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज Gm अपॉन में r प्लस h। तो देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपको स्मॉल m कहीं दिख रहा है नहीं, तो क्या कह सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, यानी हाइट के ऊपर। हाइट के ऊपर देखिए ये r प्लस h क्या है, ये पर्टिकुलर हाइट है ना, यानी h हाइट होगी, जितनी ज्यादा h होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन, साफ देख लीजिए। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो हम केपलर के लॉ में भी करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जो है सन के जितने पास होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और जो जितनी दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। तो मेनली यही होता है, जब सन के पास आना होता है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो दूर होते हैं तो ये स्पीड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे सैटेलाइट का भी r की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही उसकी स्पीड क्या है, वो उतना ही स्लो हो जाएगा, यानी v की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। अब देखिए हमने एक रिलेशन किया है दैट इज, यहाँ से करें g इज इक्वल टू Gm अपॉन में r स्क्वायर। चलिए Gm की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा gr², क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं Gm की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो v0 इज इक्वल टू
जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। क्लियर बच्चा? और क्या कर सकते हैं इसमें, आर को बाहर निकाल लें क्योंकि स्क्वायर है, तो एक और हमारे पास आएगी दैट इज आर, ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, और एक अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू ही पता करनी है तो उसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए अगर ये हमारे पास वैल्यू आ गई g इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ये भी हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड है। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि हमें कौन सा पोर्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर h की वैल्यू जीरो, h की वैल्यू जीरो कब लेंगे, वेन सैटेलाइट जो है, वेन सैटेलाइट इज revolves क्लोज टू अर्थ, अगर वो अर्थ के पास घूम रही है तो उस केस में हमारे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे देखिए, अगर इसमें मैं h की वैल्यू को जीरो कर दूं तो देखिए इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू जीरो करते v नोट इज इक्वल टू, ये हो गया g r स्क्वायर ऊपर है डिवाइडेड बाय नीचे r हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, v नोट इज इक्वल टू अंडर रूट g इंटू r। दिस इज द फेमस रिलेशनशिप, कह सकते हो फेमस फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का नॉर्मली आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं बच्चा। पहला फोर्स हमारा कहते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। दूसरा न्यूटन ने हमें फोर्स दिया है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास क्या आएगा, जी एम एम अपॉन में r स्क्वायर। r मैंने ये माना है कि पर्टिकुलर h हाइट पे है तो मैंने r को मान लिया r प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों फोर्स ही किसी सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाने में हेल्प करवाते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद बच्चे हमारे पास जो आया है दैट इज यहाँ से कैंसिल होने के बाद v नोट की वैल्यू आई है जी एम अपॉन में r प्लस में h। क्लियर, ये बहुत बार यूज होगा। इसके बाद हमने क्या किया, वी नो द रिलेशनशिप अपॉन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दैट इज जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की तो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड आर प्लस एच, यहाँ पर आप ये कर सकते हो, आपको बाहर भी निकाल सकते हो तो जी बाय आर प्लस एच भी कर सकते हो, और अगर एच की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसको हम जीरो के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू इज वेरी ग्रेटर देन एच को, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶। जैसे हम नॉर्मली रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, क्लोज टू अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो हम एच को निगलेक्ट कर सकते हैं, तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी नोट, यानी अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ जी आर, एच को जीरो पुट कर दूंगी तो ये आर बचेगा, तो ये होगा वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, दैट इज एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्यों मैं बार बार एस्केप क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत तगड़े वाला रिलेशनशिप, ठीक है, वो हम अभी दिखाएंगे। तो आपको यहाँ तक ये आई थिंक समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity, यानी रिलेशन बिटवीन VE एंड V नोट, क्योंकि escape velocity वो वेलोसिटी जिससे ग्रेविटेशन फोर्स को पार कर दिया, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसकी वजह से वो ऑर्बिट के अंदर फिक्स होता है, राइट। अब देखिए बेटा, हमने VE निकाला था दैट इज 2 अंडर रूट GR, ये निकाला था, और V नोट की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज V नोट इज इक्वल टू GR। तो यहाँ पर VE को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू रूट जी आर लिख सकते हैं, क्यों नहीं, अंडर रूट है इसको लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास VE जो है यानी एस्केप वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार ये जो है 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा कि रिलेशन क्या है, VE इज इक्वल टू रूट V नोट, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो और एस्केप वेलोसिटी है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, VE इज इक्वल टू रूट V नोट। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम इसका डिफरेंस भी निकालेंगे, किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं दोनों वेलोसिटीज का। चलिए अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला देखते हैं, मींस एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉरी, चलिए पहले क्वेश्चन करने से पहले हम इसका थ्योरी का पार्ट ही कंप्लीट कर लेते हैं।
कि हमारे पास अब नेक्स्ट थिंग जो है, अगर मान लीजिए हमें टाइम पीरियड के बारे में निकालना है, यानी अगर ये और जो सैटेलाइट है उसका हमें पता चल गया कि बी हमारे पास बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू अभी बी नोट की हमने क्या निकाली है बेटे, दैट इज जी एम अपॉन में आर प्लस एच, ये निकाला था, ठीक है। और एच दूसरा हमारे पास क्या है, बी नोट इज इक्वल टू रूट जी आर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। इसके बाद जो है हमें निकालना है कि टाइम पीरियड। अब बच्चे ये बताइए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। जैसे हमने सर्कुलर के केस में किया था कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड की अगर एक सैटेलाइट अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड करना है यानी अब हम ये देखेंगे ये सैटेलाइट जो है एक रिवोल्यूशन कितनी देर में करेगा, वही हमें एग्जैक्टली उसकी वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है, तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, टाइम पीरियड होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम बात करें वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है, यानी एक पूरा चक्कर पूरा कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही है ना बेटा। और दूसरी चीज डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही तो होगा कि अगर मुझे टाइम पीरियड कितनी देर में पूरा करना है तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास क्या है वो हमने ऊपर यहाँ पे निकाल रखी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आएगी दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर, टोटल इसका 2 पाई आर डिवाइडेड बाय जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज v नॉट। ये चीज समझना है कि हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस जो है ये टोटल सर्कमफ्रेंस। अब बच्चे देखिए सर्कमफ्रेंस क्या है, वो r प्लस एच के लिए है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया r प्लस एच। समझ में आया फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ v नोट की वैल्यू पुट करें, v नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए बेटा 2 पाई r प्लस एच, तो ये हमारे पास जो आएगा इसको हम लिख दें, इस अपोजिट हो जाएगा दैट इज r प्लस एच डिवाइडेड बाय gm, क्योंकि डिवाइड में है तो ये क्या होगा gm अपॉन में r प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा gm, और gm नीचे आ जाएगा r प्लस एच। अब देखिए बेटे इसको मैं अंदर लेके जाऊं तो ये तो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा दैट इज 2 पाई अंडर द रूट r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय gm, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास हो गया r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय gm, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम लोग क्या सोल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम ये कर सकते हैं या तो इसको हम एक बार कर लेते हैं, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, यहाँ हम डेंसिटी की टर्म में भी करेंगे तो अभी एक बार इसको यही छोड़ देते हैं। हमें पता है gr² दैट इज इक्वल टू gm, राइट। यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दैट इज 2 पाई रूट r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर का स्क्वायर दैट इज जी आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा दैट इज टाइम पीरियड। देखिए यहाँ तक हमने क्या किया ऑर्बिटल वेलोसिटी का किया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के बाद हमने अब टाइम पीरियड निकालने हैं, क्योंकि अभी हमें सैटेलाइट का ये बताना है बच्चे कि वो किस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं हम सैटेलाइट की, उसकी एनर्जी भी निकालेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकालेंगे, यानी हम हर एक चीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 पाई r प्लस एच जी आर स्क्वायर। यहाँ पर टाइम पीरियड रखा फिर इसको अंदर ले गए, यह स्क्वायर हो गया और ये जीएम हो गया। अब इसके बाद देखिए कि हमारे पास जो अर्थ जो है अर्थ के सरफेस के पास है, अर्थ के सरफेस के पास अगर ये हमारा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के पास ही घूम रहा है, ठीक है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच को फिर से जैसे हमने पिछले केस में किया, एच को अगर यहाँ पर कम कर दें, एच को कम करने का मतलब क्या है, एच की वैल्यू को 0 कर दें, क्योंकि आर की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच हो जाए, उस केस में हम एच को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, देखिए एच को नेग्लेक्ट करेंगे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, तो इसका मतलब अब हमारा सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ
के बिल्कुल पास है, उस केस में हम h को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2 पाई, ये देखिए ऊपर h r क्यूब डिवाइडेड बाय g r स्क्वायर, वो बेटा ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, g r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पाई r बाय g, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास 2 पाई r बाय g, ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड की होगी एक केस में। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हम डेंसिटी की टर्म में ले लें, मास जो हमारे पास सरफेस स्फीयर है, आर्थिक स्फीयर है, तो उसकी डेंसिटी भी तो कुछ ना कुछ मैटर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो हमने एक यहाँ पर m की वैल्यू मैंने कहा था ना, डेंसिटी मैटर करेगी। तो एक तो हमारे पास है कि 2 पाई r बाई जी, इस तरह से एक्सप्रेशन है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी की टर्म में। अब बचा डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और ये हम काफी बार कर चुके हैं कि अगर हम मास निकालना चाह रहे हैं तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। लेट मी सी कि आपको चीज विजिबल है कि नहीं, क्लियर, ये आपको विजिबल है। इसके बाद देखिए बच्चे कि हमारे पास ये है डेंसिटी रो के बराबर वॉल्यूम ऑफ, यानी 4/3, क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी, ये मास की वैल्यू होगी। अब ये मास की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहां से मैं इस तरह से लिख देती हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस h वैल्यू क्यूब डिवाइडेड बाय g, m की वैल्यू है 4/3 पाई r क्यूब इनटू g रो, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या होगी, g रो के बराबर आ गई। अब इसके बाद अगर इसको सोल्व करें तो देखिए बेटा, ऊपर ये 3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 पाई 3 r प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय g 4 g पाई r। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब हो गया, तो 2 टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू, ये भी देखो अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट कीजिए 3r प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 4g r क्यूब रो, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास पाई था, ये पाई से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी दैट इज 3 पाई r प्लस h क्यूब, h की वैल्यू तो हमें जीरो करनी है ना, तो h की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये क्या बनेगी, दैट इज r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब इनटू रो, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, टाइम पीरियड के बच्चे हमारे पास आ गई 3 पाई, 4 भी हमारे पास कैंसिल हो चुका है, g और पाई भी हमारे पास कैंसिल हो चुका है, तो ये हमारे पास है g एंड रो, ये है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय r बाय g, और टाइम पीरियड ही हमारे अगर इसके केस में है तो इसको लिख सकते हैं 3 पाई डिवाइडेड बाय g इनटू रो। तो ये दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड है। यहाँ तक मैंने आपको दोबारा रिकैप्चुलेट करवा दिया था। इसके बाद हमने h की वैल्यू को जीरो किया है, इसके बाद हमारे पास r प्लस h आ गया, और इसके बाद ये हमारे पास रिलेशन आ गया। एक रिलेशन हमने डेंसिटी की टर्म में भी किया है कि डेंसिटी की टर्म में करें तो हमारे पास यहाँ पे मैंने मास की वैल्यू को पुट करके फिर उसको सोल्व करके हमारे पास h की वैल्यू को जीरो पुट करके हमारे पास है 3 पाई g रो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में, यानी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r बाई g, यहाँ पर r की वैल्यू को पुट करें 6.4 इंटू 10⁻⁶, यानी हमें तो जैसे x के वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से ऑर्बिटल की निकालेंगे, g की वैल्यू निकालें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चे हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, दैट इज टाइम पीरियड की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी जैसे 84.6, ये हमारे पास आएगी इतने मिनट। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज 84.6, यानी अपना एक चक्कर वो कितने टाइम में लगाएगी, 84.6 मिनट में। हाँ, जहां तक बात है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि v नोट आती है, अभी मैं उसको करवाना भूल गई, जी आर, तो यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 लिखिए, और यहाँ पर ये r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ लिखेंगे,
तो ये हमारे पास आएगी अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट, इसको 7.92 इंटू 10⁻³ और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी कितने है, 11.2। तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन ये दे देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड व्हाट ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वहां पर आपको क्या करना है, बता लेते हैं, उससे थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ आएगी। हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, दैट इज 84.6 मिनट, और हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देख बच्चे, मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर हमें डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है 7.9 करके कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी ऑर्बिटल, दैट इज द एस्केप टोटल वेलोसिटी 11.2 में से 7.9 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 7.9 करके ये तो होगा 3, और ये हमारे पास होगा 3.3 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3.3 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड, ये डिफरेंस है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मगर उस टाइम हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या और एस्केप वेलोसिटी क्या है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जैसे सैटेलाइट का हमने बता दिया कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैसे होगी, दूसरी चीज हमने बता दिया टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड हमने निकाला है, टाइम पीरियड दैट इज 84.6 मिनट, ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास आ गई दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में होनी चाहिए किस तरह से निकालना। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, अगर मुझे हाइट की वैल्यू निकालनी है कि किस हाइट पर मैं सैटेलाइट को रखूं कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अटेन कर जाए, ठीक है। तो वहां पर हमें, जैसे हमने पिछले अभी टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड की जो एक वैल्यू थी, एक सेकंड, टाइम पीरियड जो हमारे पास था, टाइम पीरियड की हमने वैल्यू निकाली थी, एक सेकंड, दैट इज 2 पाई, हाँ देखिए 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच क्यूब, हाँ डिवाइडेड बाय जी एम, राइट। तो मुझे यहाँ से h की वैल्यू निकालना है, वो होगी हाइट ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर लिख देती हूँ, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, ये यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। क्लियर, अब इसको इस साइड ले जाएं तो ये होगा जी एम टी स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, r प्लस एच क्यूब, क्यूब इस साइड कर दे, ये होगा जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 1/3, दैट इज इक्वल टू r प्लस एच। और अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो h हो जाएगा r, ये माइनस हो जाएगा ना, दैट इज जी एम अपॉन टी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ r, इसकी वैल्यू है 1/3। दिस इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अगर आप सैटेलाइट को इस हाइट तक रखेंगे तो आपका जो सैटेलाइट है ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर देगा, अटेन कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था बेटा, हमने एक रिलेशन जो टाइम पीरियड निकाला था उसमें से हमने स्क्वायर कर दिया और उसको सोल्व कर दिया। कई बार आ जाता है कि हाइट अगर आप बता सकते। दूसरी, अगर हम यहाँ पर देखें मोमेंटम, इसको मैं कर देती हूँ, दैट इज मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाता तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम हो जाता, बट अगर ये किसमें सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो यहाँ पर वर्ड क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू एम बी नोट इंटू आर, वैसे फॉर्मूला था एम बी आर के बराबर, तो ये हो जाएगा एम बी आर। तो यहाँ पर मास ए आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आप इसको रूट जी एम बाई आर कर दो, या जी एम बाई आर के बराबर करते हैं रूट ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम बाई आर प्लस एच कर दो, चाहे आर कर दो। अगर सिंपल अगर वो सरफेस के ऊपर था तो यहाँ आर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एम आर रूट जी एम बाई, तो ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये एम को अंदर ले जाइए, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जब करेंगे
तो इसको आर की वैल्यू भी आर प्लस, यहाँ पे जो एम आर यूज कर रहे हैं वो भी आर प्लस एच के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन ना करते हुए आर प्लस एच यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। आर प्लस एच हो गया, ठीक है। तो ये आर एम और आर प्लस एच इसके अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज जी एम कैपिटल एम एम स्क्वायर, अंदर जाके ये हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि अंदर जाके आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। आर प्लस एच ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जी एम एम स्क्वायर आर प्लस एच, और अगर एच की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमारे पास आएगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम जी एम एम स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है टाइम पीरियड, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। छोटा सा टॉपिक है बेटा, हो जाएगा कंप्लीट हमारा इसमें। देखिए अब कोई भी अगर सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व करेगा तो उसके पास अपनी क्या होगी, दैट इज एनर्जी होगी। एक तो वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास अपनी क्या है, घूम रहा है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। एक आपके पास होगी एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो वो किसके बराबर है, यहाँ पर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करें 1/2 m, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी gm/r, तो इसको स्क्वायर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास r वो है r प्लस एच वाला बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल r कर दूँ, आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बनाने का दो। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 gm m अपॉन में r। Here, मैं पहले लिख देती हूँ r इज इक्वल टू r प्लस एच, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है वो डिस्टेंस r प्लस एच है, ठीक है बच्चा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी जी एम एम अपॉन में आर, ये हम पिछले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, हमारी पोटेंशियल एनर्जी के माइनस, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन में 2r माइनस जी एम एम अपॉन में r। तो बच्चे यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा टोटल एनर्जी का वो आएगा माइनस जी एम एम अपॉन में r। यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव आ रही है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, दिस इज द बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड का मतलब ये सैटेलाइट यहाँ पर बंधा हुआ है, बंधा हुआ का मतलब ये ना तो बाहर जा रहा है ना वो अंदर आ रहा है, दैट इज द बाउंडेड सिस्टम। इसीलिए ये टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन में, यानी माइनस जो है वो बाउंडेड सिस्टम को बता रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लीजिए हमारे पास x है माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, x/2, दो साथ दिख रही है, हाफ है उससे, तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस x/2। और यहां से आप ये भी कह सकते हो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस टोटल एनर्जी। ये वाला रिलेशनशिप भी हमारा यही सेम ही हमने इलेक्ट्रॉन के केस में किया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सैटेलाइट एनर्जी इज नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा बाउंडेड सिस्टम के लिए है, बाइंडिंग एनर्जी, बांध के रखने वाली एनर्जी है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है, वो अपने ऑर्बिट में है, ठीक है, और इस सैटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया, पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट से फेंका गया, तो अपने कुछ वेलोसिटी से फेंका गया, तो इसको v मान लेते हैं। अर्थ के रिवॉल्विंग सैटेलाइट है, सैटेलाइट में से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट फेंका गया वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। पहली बात बच्चे कि ये अर्थ के सरफेस के ऊपर से फेंका गया है, सैटेलाइट के अंदर से फेंका है, तो इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। और वो एस्केप वेलोसिटी किसकी वजह से, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो यहाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mve², क्लियर। बट अब ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हम रिलेशन करेंगे ऑर्बिट का, देते √v0², यानी ये v0 क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो गया।
यहाँ स्क्वायर करेंगे 1/2m 2 इंटू वी, तो 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से हमारे पास क्या हो गया 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया m v स्क्वायर। तो उस जो ऑब्जेक्ट उस सैटेलाइट से फेंका गया उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चे, दैट इज एम वी स्क्वायर। तो इस तरह के छोटे छोटे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने सैटेलाइट के बारे में किया है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की है, उसका टाइम पीरियड निकाला है, हाइट निकाली है, यानी जो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं कैपलर मोशन करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, बशर्ते वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट वो बहुत काम की चीज है, वो आपको पता भी होनी चाहिए। अगर आप ग्रेविटेशन कर रहे हैं तो विदाउट कैपलर तो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते पूरे चैप्टर को। तो यहाँ आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।